प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विष्णुदेव झा आज पुनः कक्षा संचालन हेतु उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में मैंने संधि के परिभाषा और संधि के नियम के बारे में जानकारी दी थी। संधि क्या है और संधि के कितने प्रकार हैं, जिसमें मैंने बताया था कि संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। मैं उदाहरण सहित इसे स्पष्ट किया था। फिर संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी। यदि आप उस पाठ्य विषय को उस कक्षा में पढ़ाए गए पाठ्यांशों को फिर से देखना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है, जिस पर आप देख सकते हैं। आज हम लोग संधि के जो 3 भेद हैं उसमें पहला भेद है स्वर संधि। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि स्वर संधि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, और यह स्वर वर्ण क्या है ये तो आप लोगों को जानकारी होगी ही, पता ही होगा। ऐसे इस पे एक लाइन मैं कह देना चाहता हूँ। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की बिना सहायता के उच्चारित होते हैं, बोले जाते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व इ, दीर्घ ई, ये सब स्वर वर्ण हैं, क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की कोई सहायता नहीं दी जाती। तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि स्पष्ट है कि स्वर संधि में खंड के दोनों तरफ स्वर वर्ण ही रहेंगे। प्रथम शब्द खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द खंड का आदि वर्ण, ये स्वर संधि में स्वर वर्ण ही रहेंगे। तो स्वर संधि का पहला भेद या पहला नियम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? पहले हम लोग दीर्घ संधि से पहले दीर्घ क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लें। दीर्घ क्या है? वर्ण 3 तरह के होते हैं। 3 तरह से वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ। जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ कहते हैं। जैसे आ। उसी तरह से ह्रस्व ई, ये ह्रस्व वर्ण हुआ, क्यों इसमें इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ ई, ये दीर्घ वर्ण हुआ। ह्रस्व उ ह्रस्व वर्ण हुआ और दीर्घ उ दीर्घ वर्ण हुआ। तो जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता हो उसे दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो यह दीर्घ संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इसमें जब 2 स्वर वर्ण मिलेंगे तो वहां दीर्घ हो जाएगा। दोनों वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। जैसे इसका नियम है, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में इसका नियम का निरूपण करते हुए लिखा है, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। ऐसा नियम महर्षि पाणिनि ने दिया है, जिसका सरल शब्दों में अर्थ है कि अ, ई, उ, री और लिरी, इनके बाद यदि समान जाति का स्वर वर्ण आएगा तो दोनों के स्थान में दीर्घ आदेश हो जाएगा। दोनों शब्द मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे अनाथ जोड़ आल है, तो पहला शब्द खंड का अंतिम वर्ण थ है, जिसके अंत में अ है, और दूसरे शब्द खंड का आदि वर्ण आ है। तो यहाँ पहले शब्द खंड का अ
और दूसरे शब्द खंड का आ, तो ओ और आ मिलेंगे तो ये हो जाएगा अनाथालय। यहाँ यह नहीं समझना है कि अनाथालय में जो आ है वो आ यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। इधर आलय का आ और अनाथ का थ, ये दोनों मिल करके विकार पैदा किया, एक तीसरे आ को जन्म दिया, वही संधि हुई, तो यह हो गया अनाथालय। इसी में जैसे है हिम जोड़ आलय, यहाँ भी वही स्थिति है। हिम में मो में ओ है, आलय में आ है, तो यह ओ और आ मिलके फिर आ हो गया, तो यह हो गया हिमालय। फिर महात्मा, महाजोड़ आत्मा, इसमें क्या है, दोनों तरफ समान स्वर है। महा में आ है और आत्मा में भी आ है, समान स्वर, एक जाति का स्वर। एक जाति के बारे में, एक जाति का स्वर कौन हुआ, इसके बारे में मैंने वर्णों के उच्चारण स्थान के क्रम में कहा था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक जगह से, वर्णों का उच्चारण स्थान समान जगह से हो, वो एक जाति के होते हैं। तो अ और आ दोनों एक जाति का हुआ। तो यहाँ है महा जोड़ आत्मा, तो पहले शब्द खंड का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द खंड का आदि वर्ण आ, तो यह आ और आ मिलकर के आ हो गया, आ विकार पैदा हो गया, तो यह शब्द हो गया महात्मा। यहाँ फिर यह कंफ्यूजन नहीं रखना है कि महा का आ अथवा आत्मा का आ यहाँ आ गया बीच में, वो नहीं है। ये दोनों आ मिल करके अपनी सत्ता को मिटा करके एक तीसरे आ को जन्म दिया, जिसे कि हम संधि या विकार के नाम से जानते हैं, तो यह हो गया महात्मा। फिर इसी में और आगे बढ़ते हैं, जैसे अथ जोड़ अत्र। अब यहां देखा जाए, थ में ओ है और अत्र में ओ है, तो दोनों तरफ ओ है, तो दोनों समान वर्ण हुआ, एक जाति का वर्ण हुआ। तो यह दोनों जब मिलेंगे आपस में, ओ और आ, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की है, यह दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा तब यह हो जाएगा अथात्र, ओ मिलके आ हो जाएगा, अथ जोड़ अत्र, तब यह संधि का विकार आ होगा, तब यह हो जाएगा अथा। ये तो दीर्घ आ की बात थी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कहने की है, छात्रों के लिए बहुत ही अत्यंत ही उपयोगी है, कि हम देख रहे हैं कि इस तरह से चार स्थिति बनती है। इन चार स्थितियों में आ होगा। कैसे कैसे? अगर दोनों तरफ ह्रस्व अ हो तो आ होगा, दोनों तरफ दीर्घ आ होगा तो फिर आ होगा। तो फिर अगर एक तरफ आ होगा, दूसरे तरफ अ होगा तो फिर आ होगा, और फिर दूसरे तरफ आ होगा, एक तरफ अ होगा तो आ। इन चार स्थितियों में आ का आ दीर्घ आदेश होगा, अर्थात आ विकार होगा। तब यहाँ एक समस्या उठ सकती है, या छात्रों के मन में एक प्रश्न हो सकता है कि पुस्तक की पुस्तकालय का संधि विच्छेद जो करते हैं कि पुस्तक जोड़ आलय, तो हम पुस्तक जोड़ आलय नहीं करके अगर हम कहें पुस्तका जोड़ आलय, तो फिर तो ये आ और मिलकर के आ हो जाएगा। और यदि हम ये नहीं कहें, फिर कहें कि पुस्तक जोड़ अलय, तो फिर तो को का ओ और अलय का ओ, ये दोनों मिलके दीर्घ आ हो जाएगा। तो इस, या फिर कहेंगे पुस्तका जोड़ अलय, आदि खंड का आ और इसका और, ये दोनों मिलके फिर दीर्घ हो जाएगा। इससे तो एक विसंगति और एक समस्या पैदा हो जाती है
कि तब क्या होगा जब चारों ही स्थिति में और समान वर्ण मिलने पर दीर्घ होगा तो कौन सा संधि विच्छेद ठीक होगा। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है और इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको ध्यान में रखा जाए तो 100% संधि विच्छेद सही होगा। वो क्या है कि खंड करते समय हम इस बात का ध्यान रखें कि दोनों शब्द खंडों का अपना अलग अलग मीनिंग हो रहा है और समान शब्द का संधि करने पर जो मीनिंग होगा खंड करने पर भी वही मीनिंग होगा, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीनिंग में परिवर्तन हुआ तब तो फिर उसकी आत्मा ही मर गई ना, इसलिए ऐसा नहीं है। इसीलिए उदाहरण स्वरूप जब हम पुस्तक जोड़ अलय करेंगे तो अलय निरर्थक शब्द हो गया, इसलिए यह संधि नहीं होगी। अगर हम पुस्तका जोड़ अलय करेंगे तो पुस्तका भी निरर्थक शब्द हो गया, इसलिए ये संधि नहीं होगी, ये निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हमको जब भी विच्छेद करना है इन बातों को ध्यान रखना है कि दोनों शब्द खंडों का अलग अलग मीनिंग हो। जैसे पुस्तक जोड़ आलय अगर करते हैं तो पुस्तक का मतलब किताब और आलय का मतलब घर, ये दोनों शब्द खंड अपना अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं, जिसका अर्थ है किताब का घर और पुस्तकालय का मतलब भी है किताब का घर। इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों शब्द खंड अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हों। इसमें कभी भी न अर्थ समझने में कठिनाई होगी और न संधि विच्छेद करने में कठिनाई होगी। धन्यवाद।